सादर नमस्ते। आज जो हम पाठ समझने वाले हैं वो है कृतिका का पाठ 5 माटी वाली। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी और इस पाठ में गद्य की विदा है कहानी। इस कहानी के माध्यम से नौटियाल जी ने विस्थापन की समस्या की ओर इशारा किया है। विस्थापन का अर्थ होता है जब लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना पड़े तो वो कहलाता है विस्थापन। इस कहानी में लेखक ने उस समय की विस्थापन की पीड़ा को व्यक्त किया है जब टिहरी बांध बनने वाला था और टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया जा रहा था। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, यानी एक औरत है वो मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंची और वहां पर उसने अपने सिर पर रखा हुआ बोझ, और वो बोझ है एक कंटर। कंटर का मतलब होता है कनस्तर। एक कनस्तर जो मिट्टी से भरा हुआ था वो उसके सिर पर रखा हुआ था, उसे उतारा। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते। लेखक कहते हैं कि टिहरी में कोई भी ऐसा घर नहीं था, टिहरी शहर में कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ के लोग उसे न जानते हो या वो उन घर के लोगों को ना जानती हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तक, यानी घर के जितने भी रहने वाले, घर में रहने वाले लोग थे या घर में रहने वाले जो किराएदार थे, यहाँ तक कि बच्चे तक भी हर कोई उस औरत को जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। यानी उसका काम क्या है? घर घर में जाकर लाल मिट्टी देने का काम था। तो वह अकेली ही थी जो इस कार्य को पूरे शहर में करती थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। प्रतिद्वंदी मतलब होता है उसका सामना करने वाला, ठीक है, यानी उसके अलावा और कोई वहाँ पर मिट्टी पहुँचाने का काम नहीं करता था। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। यानी अगर वो घरों में मिट्टी देने का कार्य ना करे तो लोगों का जो घरों के जो चूल्हे हैं वो जलने बंद हो जाएंगे। जलने बंद क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मिट्टी से तो चूल्हे बनते हैं और अगर मिट्टी नहीं मिलेगी तो चूल्हे भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए अगर मिट्टी वो ना दे तो घरों के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे और चूल्हों को लीपने पोतने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो चूल्हे के लीपने पोतने की भी जो समस्या है वो भी पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। यानी क्योंकि घर में खाना बनाने के अलावा साफ़ सफाई की भी ज़रूरत होती है और साफ़ सफाई के लिए उस समय क्योंकि घर कच्चे होते थे तो मिट्टी की ज़रूरत होती थी, तो इसलिए लाल मिट्टी तो हर घर में होनी ही चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। यानी पहले घर कच्चे होते थे तो घर की दीवारों को भी, जैसे अब हम पेंट करवाते हैं तो उस समय गोबर को मिट्टी में मिलाकर उसकी लिपाई की ज़रूरत पड़ती थी। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। यानी कोई भी जो किराएदार घर में आता था, यदि एक बार वो माटी वाली से माटी मंगा लेता था तो वह उसका ग्राहक बन जाता था। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं जानते थे बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। यानी केवल उनको पहचान माटी वाले की नहीं थी बल्कि माटी वाले के जो सिर पर जो कनस्तर रखा होता था उसको भी वो बड़ी अच्छी तरीके से पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से भरा हुआ कंटर टिका रहता था। यानी वो अपने सिर पर एक जो खराब कपड़ा होता है उस कपड़े को मोड़कर एक ढिल्ला बना लेते हैं। ढिल्ला मतलब जो कपड़े को रोल करके उस सिर पर रखते हैं ना वजन उठाने के लिए, तो उसको कहते हैं ढिल्ला। वो उसे अपने सिर पर रखकर उसके ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से भरा हुआ कंटर रखती थी।
उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर में से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। जब मोहल्ले के आखिरी घर में जब वो पहुँची थी तो वहाँ जाकर जैसे ही माटी वाली ने अपने सिर का कनस्तर उतारा, तभी वहाँ पर सामने वाले घर से एक लड़की जिसका नाम क्या है कामिनी दौड़ती हुई माटी वाली के पास पहुँची और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। लड़की माटी वाली से कहती है कि मेरी माँ ने कहा है कि तुम हमारे घर भी आना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कहा। माटी वाली लड़की से कहती है कि ठीक है मैं अभी आती हूँ। और जिस घर में माटी वाली गई थी उस घर की मालकिन ने माटी वाली को कहा कि आंगन के एक कोने में अपनी लाई हुई मिट्टी को तुम उड़ेल दो। उड़ेल देना मतलब डाल दो। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। वो कहती है कि तू बड़ी भाग्यवान है, अच्छे भाग्य वाली है कि जो चाय के टाइम पर मतलब समय पर, कि तू चाय के समय पर हमारे घर पर आई है। वो कहते हैं कि जो खाने के समय आते हैं वो बड़े भाग्यवान होते हैं। ये सब कह रही है मालकिन किससे, माटी वाली से। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। यानी जो मालकिन है वो 2 रोटियां लाती है अपनी रसोई में से और रोटियां लाकर माटी वाली को दे देती है और वापस अपनी रसोई में चली जाती है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में ठानी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा, उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी, साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। जब मालकिन अपने अंदर रसोई में चली गई तो माटी वाली ने क्या किया, उसने चुपके से अपने हाथ की एक रोटी उठाई और उस रोटी को उठाकर उसने एक कपड़े में बांध लिया और मुंह चलाकर यूं ही खाने का दिखावा वो करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने गिलास को बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में किसी घर में नहीं मिल सकते यह गिलास। जो माटी वाली है वो जब रोटी खाने का दिखावा कर रही होती है तो मालकिन उस समय एक पीतल के गिलास में माटी वाली के लिए चाय लेकर आती है। तो उस गिलास को देखकर माटी वाली कहती है कि तुमने अभी तक इन गिलासों को संभाल कर रखा हुआ है, पीतल के गिलासों को अब तक संभाल के तुमने रखा हुआ है, पूरे बाजार में और किसी अन्य घर में अब ये गिलास नहीं मिल सकते, क्योंकि जो पीतल के गिलास होते हैं वो पहले पुराने समय में चलते थे। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर लगाकर लूट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं दे। तो वो कहती है, मालकिन बताती है कि इन गिलासों को खरीदने के लिए तो बहुत खरीदार मेरे पास आए, लेकिन जो ये गिलास हैं ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी गाढ़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई से इन गिलासों को बनवाया होगा, इसलिए इन गिलासों को बेचने का मेरा मन नहीं करता है। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने यह तमाम चीज़ें। यानी हमारे पूर्वजों ने न जाने किस किस कष्टों को भोग कर हमारे लिए ये चीज़ें खरीदी होंगी। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। मालकिन बताती है कि जब हम बाजार में जाकर जब पीतल के भाव का पता करते हैं तो पीतल का जो भाव है वो बड़ा ही महंगा है, लेकिन जब इन पुराने बर्तनों की खरीदने की बात आती है तो दुकानदार यूं ही उनको खरीद लेते हैं, यानी कम दाम पर उन्हें खरीदने की कोशिश करते हैं। वो कहती है अब तो सभी घरों से ये बर्तन जो है पीतल के और कांसे के ये सभी गायब हो गए हैं, यानी अब घरों में ज़्यादातर स्टील आदि के बर्तन यूज़ किए जाने लगे हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। अब इस पंक्ति में जो घर की मालकिन है उसकी पीड़ा व्यक्त हुई है, क्योंकि उन्हें अभी अपना घर छोड़ना है, जहाँ पर वो रहते हैं वो छोड़ना है। तो वो कहती है कि अपनी चीज़ का मोह ही बड़ा बुरा होता है। मोह मतलब होता है लगाव। मैं तो सोचकर ही बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि अब हम इस उम्र में अपने इस घर को छोड़कर अब कहाँ जाएंगे।
ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वह तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। अब मालकिन की बात सुनकर माटी वाली कहती है कि ठकुराइन जी मैं तो ये सोचती हूँ कि जिनके पास पहले ही ज़मीन जायदाद है उन्हें तो सरकार बदले में कहीं और ज़मीन जायदाद दे देगी, लेकिन मेरे पास तो ज़मीन जायदाद नहीं है, तो मेरा क्या होगा। चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे हाथ में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। यानी अब वो उस वाले घर में, उस घर में चली गई जिस घर से कामिनी उसे बुलाने आई थी। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। यानी जिस घर में वो दूसरे घर में गई वहाँ पर दूसरे घर की मालकिन ने कहा कि कल मिट्टी ले आना, और इस आदेश के साथ उसने भी माटी वाली को 2 रोटियां दे दी और वो दोनों रोटियां भी उसने अपने कपड़े में बांध ली माटी वाली ने। लोग जाने तो जाने कि वह यह रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनाने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। अब जब वो रास्ते में जा रही होती है तो वो सारी बातें सोचती है कि ये जो 3 रोटियां हैं, इन रोटियों को मैं जाते ही अपने बुढ़े को दे दूँगी। और क्योंकि जब भी वो घर पहुंचती है तो बुढ़ा क्योंकि भूखा होता है वो उसे बड़ी कातर नज़रों से देखने लगता है और इंतज़ार करता है कि अब ये खाना बनाएगी और मुझे देगी। लेकिन आज उसे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 3 रोटियां पहले ही ले आई है। माटी वाली माटा खाना से मिट्टी खोदकर घर घर में मिट्टी पहुंचाती। उसके पास में जो अपना कोई खेत था और न ही ज़मीन का कोई टुकड़ा। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती थी गाँव के ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। यानी माटी वाली के बारे में बताया गया है कि वह प्रतिदिन मिट्टी खोदती थी और उस खोदी हुई मिट्टी को वो घर घर में पहुंचाती थी। उसका अपना कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं था, वह एक झोपड़ी में रहती थी और वो जो झोपड़ी थी वो भी गांव के किसी ठाकुर की ज़मीन पर बनी हुई थी। यानी उसका अपना कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं था। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। अब वो चाहते चाहते सोचती है कि एक गठरी में बदल गई। यानी जो बुढ़ा है वो बीमार है, केवल बहुत कमज़ोर है और वो चारपाई पर ही लेटा रहता है। तो उसके बारे में वो सोचती है कि आज वो कोरी रोटियां नहीं देगी, केवल खाने के लिए रोटियां ही नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होने पर ही परोसेगी उसके सामने। यानी वो सोचती है कि आज मैं बुढ़े को जाकर सीधी रोटियां नहीं दूंगी, पहले उसके लिए मैंने जो अपनी आमदनी से 1 पाव प्याज खरीदी है उस प्याज को तलूंगी और उस प्याज के साथ, प्याज की सब्जी के साथ अपने बुढ़े को मैं रोटियां दूंगी। अब वह 2 रोटियां अभी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा हद से हद। यानी वो सोचती है कि क्योंकि वो बीमार है तो वह इतनी रोटी तो नहीं खा पाएगा, शायद वो 1 ही रोटी खाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 खा लेगा। मन में ये सब सोचती हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। माटी वाली के कामों की आहट सुनकर वह हमेशा की तरह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाई नहीं। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यानी जब माटी वाली घर पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि प्रतिदिन की तरह, हर रोज़ की तरह उसके पहुंचने पर जो बुढ़ा था वो चौंका नहीं और ना ही उसने अपनी नज़र घुमाकर माटी वाली की ओर देखा। अब माटी वाली जब वो घबरा गई और उसने जाकर जब अपने बुढ़े को छूकर देखा तो उसने पाया कि उसका बुढ़ा जो है वो मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब जो टिहरी बांध बनने वाला था तो इसलिए वहाँ के आसपास के क्षेत्र के बारे में जानकारी लेने के लिए अधिकारी वहाँ पहुँचे और उन्होंने आकर बुढ़िया से कहा कि आखिरकार तुम रहती कहाँ हो, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। वो कहता है अधिकारी कि तुम तहसील पर जाना और अपने घर के जो कागज़ हैं वो ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। वो अधिकारी को कहती है कि साहब मेरी जो ज़िंदगी है वो तो इन टिहरी शहर के जो घर हैं उनमें मिट्टी देते हुए गुजर गई।
माटी कहाँ से लाती हो। अब वो पूछता है कि माटी कहाँ से लाती हो। माटा खाने से लाती हूँ माटी। अब वो बताती है कि मैं माटा खाना जहाँ पर मिट्टी खोदने का काम किया जाता है वो माटा खाना, ठीक है। तो माटा खाना से लाती हूँ। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिखा देते हैं। वो कहता है अधिकारी उससे कि अच्छा तो माटा खाना तेरे नाम चढ़ा हुआ है, यानी तेरे नाम पर है माटा खाना। अगर माटा खाना तेरे नाम पर है तो हमें दिखा देना, हम उसे ही तेरे नाम पर लिख देंगे। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। वो कहती है कि ये तो मेरी रोजी है, इसके सहारे तो मैं अपनी आजीविका चलाती हूँ, कुछ जीने के लिए धन कमाती हूँ। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। अब अधिकारी जो है वो कहता है कि हमें तेरी ज़मीन का कागज़ चाहिए, तेरी रोजी का कागज़ नहीं चाहिए। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। अब वो कहती है कि जब बांध बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि जो सारे मकान हैं वहाँ से खाली हो जाएंगे। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। अधिकारी कहता है कि हमें क्या पता, अब तू क्या कमाएगी, कैसे कमाएगी, क्या खाएगी, इस सब का फैसला तू खुद ही करेगी, है ना। ये बात तो तुझे खुद ही तय करनी होगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है, शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। अब वहाँ पर ये बात फैली हुई है कि जो टिहरी बांध बनने से सुरंगों को बंद कर दिया गया है और जो टिहरी शहर था वहाँ पर पानी भरने लगा है। शहर में जो लोग हैं इधर उधर भागने लगे हैं क्योंकि उनकी जो जगह थी वहाँ पर पानी भर गया है और जितने भी मकान थे वो सब वहाँ पर डूबने लगे हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से वह एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी इस पूरी घटना से जो माटी वाली है वो बड़ी दुखी है, अपनी झोपड़ी में वो बैठी हुई है और वो केवल हर व्यक्ति से एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब यहाँ पर जो शमशान का मतलब है, शमशान का मतलब यहाँ पर गरीब लोगों के घरों से है। अब गरीब लोगों के घर को शमशान क्यों कहा है, क्योंकि गरीब जो लोग हैं वो अपने घरों में गरीबी के कारण, लाचारी के कारण पल पल मरते हैं, पल पल जीते हैं, इसलिए उनके गरीब खानों को उन्होंने कहा है शमशान। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।